यूपी एटीएस की टीम प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर कूड़े के ढेर में रखे थे देसी बम। धमाके में बाल बाल बचे लोग। समाचार प्लस की खबर का हुआ एक और असर। अमेठी के घूसखोर दारोगा के खिलाफ होगी कार्रवाई। एएसपी ने दिया कार्रवाई का भरोसा। हरियाणा शिक्षक भर्ती घोटाले में दोषी पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला और बेटे अजय चौटाला को 10 वर्ष की सजा। दिल्ली की रोहिणी अदालत के बाहर समर्थकों ने किया हंगामा, पुलिस ने चलाई लाठियां। आखिरकार कुंभ में आने के लिए मान गए शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती। शंकराचार्य ने स्वीकार किया मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का पत्र। दिन और तारीख अभी मुकर्रर नहीं। और हरिद्वार में पीएससी के कैंप में चली गोली, 3 जवान घायल। पुलिस ने बताया गलती से हुई फायरिंग। देशद्रोही नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 और ये रहा नंबर 7। बताएंगे इन चेहरों की काली हकीकत। देशद्रोही। नमस्कार, आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। कल हमने जो आपको स्टिंग ऑपरेशन दिखाया था, भारत नेपाल सीमा में किस तरह से अंधेर गर्दी मची हुई है, नेपाल किस तरह से भारत के लिए एक सबसे बड़ा नासूर बनता जा रहा है, नेपाल के जो लोग हैं, जो भारत के लोग हैं, उनमें रोटी बेटी के संबंध हैं, आपस में रिश्ते हैं। इसके बावजूद नेपाल में फैला भ्रष्टाचार और लचर सुरक्षा व्यवस्था के चलते नेपाल की सरजमी का इस्तेमाल वो बांग्लादेशी, पाकिस्तानी और चीन के जो शातिर तत्व हैं, जो आपराधिक तत्व हैं, जो सरकारें हैं, वो कर रही हैं भारत के खिलाफ युद्ध को जारी रखने में। हमने कल खबर दिखाई, हमारी खबर का असर भी हुआ। 8 लोग गोंडा में गिरफ्तार हुए। जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं, एसएसबी के जो डायरेक्टर जनरल हैं, वो भारत नेपाल सीमा का दौरा करेंगे और जो भी चूक चल रही है, जो भी वहां खामी है, उसको दुरुस्त करने की एक और सरकारी कवायद होगी। कुछ और रिपोर्ट्स, कुछ और लूप होल्स हम आपको आज दिखाने जा रहे हैं। जी, तो हमने बचपन से ही पढ़ा है, सुना है कि नेपाल हमारा मित्र देश है, मगर नेपालगंज जाकर तो हमारी वर्षों पुरानी मान्यताएं और भरोसा चकनाचूर हो चुका था। हमें सोचने के लिए मजबूर होना पड़ गया था कि क्या वाकई नेपाल हमारा मित्र है। अगर नेपाल वाकई हमारा मित्र है तो फिर वो अपनी सरजमी को हमारे खिलाफ इस्तेमाल क्यों होने दे रहा है? क्यों पाकिस्तानी और बांग्लादेशी आतंकवादी नेपाल के जरिए हमारे देश में पैवस्त हो जाते हैं? किसी भी देश की नागरिकता हासिल करना शायद सबसे मुश्किल काम होता है, ऐसा हम समझते थे अभी तक। मगर हमें नहीं पता था कि नेपाल आने के बाद महज कुछ 100 रुपयों में ही ये काम भी हो जाएगा। पेट्रोल पंप वाले 24 साल के लड़के सम्राट ने जिस अंदाज में हमें नेपाली नागरिकता के बारे में बताया, उसके बाद हमने सोचा कि जरा इसकी भी छानबीन करते चलें। और अब हम नेपाली नागरिकता लेने के जुगाड़ में जुट गए थे। मगर इसी बीच भूख भी लगने लगी थी, तो हमने नेपालगंज मार्केट में स्थित एक घरेलू विश्राम गृह बागेश्वरी लक्ष्मी होटल में रुकने का फैसला किया। यहाँ हमने खाना खाया, कुछ देर आराम किया और फिर होटल के सामने बने एक ट्रैवल एजेंट के दफ्तर में जा पहुंचे। हमको लगा था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा हमें जरूर मिलेगा जो हमें चाहिए। हमारी किस्मत ने हमारा साथ दिया। गैलेक्सी ट्रेवल्स के मालिक बाबूराम थापा से हमारी मुलाकात हुई और फिर जो हमने उससे कहा, उसने हमारी मनमांगी मुराद पूरी कर दी। हमारे लड़का नहीं, अच्छा मुझे ही समझाओ, मैं तो पहली बार आया हूँ। बड़े भैया हमारे इतना ठीक मुझे कहा अपना, मुझे बताओ कि मैं यहाँ आ गया, कितने पैसे लगेंगे, नागरिकता कितने दिन में दिलाओगे, ऐसा बताओ। जितना भी खर्चा हो बता दो, तो अपन शुरू कराते हैं ना काम फटाफट सब। 3 लोगों को चाहिए, एक मैं हूँ, एक मेरा जो जूनियर है। हम तो आते जाते बने रहेंगे, बाकी जो हमारे साथ के लोग हैं उनको तो चाहिए पड़ेगा। और इंडिया का एक भी डॉक्यूमेंट नहीं
क्योंकि अगर इंडिया का डॉक्यूमेंट दूंगा नहीं, वो इंडिया का देके कैसे बन जाएगा? वही तो मुझे करना असल में हम वो जो तुम्हारा साथी था उसके सामने बात नहीं, क्योंकि तुमसे मैं पिछली बार बात करके गया था सर। इतना बात है कि अंदर बैठ के बात करें, हाँ, ठीक है। है ना? पहले तो हम बाबूराम थापा से यहाँ वहाँ की बातें करते रहे। सैलानी होने के नाते वो हमें हल्की फुल्की बातें बताता भी रहा, लेकिन जैसे ही हमने कहा कि हम भारतीय कारोबारी हैं, 1.25 करोड़ रुपया ब्लैक का हमारे पास पड़ा हुआ है और हम इन रुपयों को नेपाल में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इमारतें बनवाना चाहते हैं, फार्म हाउस भी खरीदना चाहते हैं, मगर शर्त ये है कि हमको नेपाल की नागरिकता दिलवानी होगी। ये सुनते ही बाबूराम थापा बीच सड़क पर ही चालू हो गया। हमारे नागरिकता है, हमारे नागरिकता से बनता है, अच्छा, बात ये है, तब हम तुम हमारे लड़का बन जाए। अच्छा, ये बाप बन इस जाएगा तरीके से, हाँ। तो सन ऑफ लिख देगा इसका, जैसे इसका नाम। हमारे नाम से तुम्हारे निकले से ये काज करना पड़ेगा। बोली आएगी हमारे नाम से नागरिकता निकली जाए तो हमारे अंश तुमका आदि नेपाल में देना पड़ेगा। ये काम होना ना चाहिए। चलो एक दिन के काम है, चली जाए यहाँ से पश्चिम। उसने कहा कि हमको उसका बेटा बनना होगा। वो हमें अपना बेटा बनाकर फर्जी कागजात तैयार करवा देगा और फिर आसानी से हमारा काम हो जाएगा। जबकि सबसे पहले वो इसी काम के लिए 50,000 भारतीय रुपए मांग रहा था, मगर जब उसको पता लगा कि हमारे पास 1.25 करोड़ भारतीय रुपए हैं, तो फिर वो मुफ्त में ये काम करवाने को राजी हो गया। और तो और उसने हमारा भरोसा जीतने के लिए ये भी कहा कि पक्की गारंटी है साहब, अगर हम काम ना करवा पाए तो हमारा सिर काट लेना। एक दिन में नागरिकता हो जाएगी। एक दिन में कहीं खर्चा वर्चा न लाए, कहीं कुछ यहाँ खर्च लाया नहीं, डेंजर है। कैसा डेंजर है? ये में डर है, कैसा? हमारे परिवार के यहीं का है, लड़की का यहीं का है, छोरा का यहीं का है, हमारे मतलब हम पहाड़ के इतना गाड़ी जाता है। डर कैसा है मुझे बताओ ना। डर है जोता है, मानते नहीं। गाड़ी से बड़ा सिपाही नहीं पड़ेगा। अरे ऐसा है ना, 50,000 का दिक्कत है। 50,000 का नेपाली हो गया, 80,000 रुपया बहुत है। और इधर 50,000 में तो हो जाएगा। क्या दिक्कत है? सुनो ना, तुमको दे देंगे 50,000 रुपया, ठीक है? तुम 50,000 में इधर से बात खत्म हो गई ना। नेपाल एक ही तो है हो। अच्छा, चलो फिर उधर तो 20-25 एक पैसा न लाए, कितने पैसे खाते, एक पैसा न लाए। इधर हो जाए तो हम इधर जुगाड़ मिला दी, गाड़ी से बड़ा सिपाही लेके हो जाता है और डॉक्यूमेंट बच्चा। तुमने इसके पहले करवाया किसी का? करा है, 2-4 जना लड़का बनाएंगे, बने दे है। हमसे बहुत दाबी कर रहा है हम सब। कौन कौन से? ये इंडिया के बड़ी हल्के बैठे है क्या? कोई मेरे घर लग चलो चले जाएंगे, चलो एक दिन सुबह जाए, शाम में पहुंच जाए घर में, घर के ठक कर सुबह जाए, सुबह उठ के गए जाए चिड़ियों कार्यालय में जाए, हम तुरंत बना दीजिए। फोटा वोटा चाहिए नहीं तो हाँ, उनको बनवाया अभी तो, मतलब काम पक्का होगा ना? काम तो बना है 3 लोग के। कौन कौन सी चीज? और इंडिया का आदमी है यहाँ बैठे है सुकुमार सिंह जी राज चौक में, हमका आगे बहुत स्वतंत्र है। कोई दिक्कत नहीं है ना? दिक्कत तो बहुत पड़ी जाएगी। नायरता तुम हमारे लड़का है बाल में नायरता बनाई दियो, बाबा बन के बनाए जाए तो उन्हें जाएंगे रे, तुमका अवसर देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। कोई कसे को ताकत चलते नहीं है। अच्छा, ईमेल से वो हम बुद्धि नहीं पहुंचे है, कागज आपने नहीं करा है, अरे परेशान कर रहा है। ये बात हो जाता है। चक्कर तो नहीं होगा उसके बाद? कहीं चक्कर कहीं होते नहीं है, क्या चक्कर? हम पर अपना असर बढ़ाने के लिए बाबूराम थापा ने अपने साले धर्म सिंह थापा को भी बुला लिया। धर्म सिंह थापा नेपाल में सरकारी कर्मचारी है और चकबंदी दफ्तर में बड़ा अधिकारी। उसने पहले तो हमें ताड़ा और फिर भरोसा जमते ही उसने भी वही कहा जो बाबूराम थापा कह चुका था।
और मैं शो नहीं करना चाहता, इस देश में नहीं शो करना चाहता कि मैं भारत का नागरिक हूँ। और मतलब जाके शो करना नहीं चाहता कि मैं नेपाल का नागरिक हूँ। दोनों जगह काम चलता रहा। आपको मेरे 2 काम करवाने हैं, पैसा जो आप बोलो मुझे कोई दिक्कत नहीं। आपको मेरे 2 काम करवाने हैं। पहला, मेरी नागरिकता नेपाल की पक्की, प्रूफ पक्का वाला। दूसरा, मैं यहाँ पे लैंड में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे लैंड खरीदूंगा 2 एकड़ 3 एकड़, मकान भी लगाऊंगा, पाउच छापूंगा, एयरपोर्ट पार्क में मैनेज करूंगा। ये बताओ कैसे हो? 2 साल में एक काम तो दोनों तरफ का नागरिक वो संभाला है। वो जो आज से 4 साल सबको दिया था उस टाइम पे। कैसे होगा? 2,50,000 रुपये खर्च होगा, कर देगा खर्च, उसमें क्या दिक्कत है? हमारा से बहुत काम अरे 1 लाख रुपए खर्च करोगे, ज्यादा से ज्यादा 1 लाख रुपए में तो हो जाना चाहिए। ऐसा क्या मामला क्या है कि अब कोई मालूम पड़ जाएगा कोई वो नहीं, वो तो फिर हमारे आपके बीच की बात है ना। या तो आप बताओगे या हम बताएंगे। फिर आपको हमें जब बिजनेस साथ करना तो ना आप बताओगे ना हम बताएंगे। तत्काल तो नहीं, तत्काल नहीं, आप जितना भी दिन लगे। आप एक साथी बनाइए यहाँ के इसे थोड़ा घूमघीम करके 1-2 साल काम करिए, वही अंदर में आपका मैच पड़ेगा। क्योंकि 1-2 साल का टाइम नहीं है, सब जल्दी करना। मेरे पास 1 हफ्ते का टाइम है बस। 10 दिन 15 दिन बस, इससे ज्यादा नहीं। इस 1 हफ्ते में मुझे इस पैसे को इन्वेस्ट करना ही करना है, क्योंकि मेरे पास वो पैसा नंबर 2 का है। आप समझिए इस चीज को। मुझे इस पैसे को ठिकाने लगाना है। मतलब वो तो एक छोटा अमाउंट है, मेरे पास एक काफी बड़ा भंडार है। मुझे उस पैसे को काम पे लगाना ही लगाना है, वहां लगा नहीं सकता। उसका तो फिर वो देखना पड़ेगा। मेरे खाते में अगर 50 लाख से ऊपर का ट्रांजेक्शन हुआ, मैं वहां पकड़ा जाऊंगा। इधर आ जाएगा, सब वाइट हो जाएगा। अब तक तो हम अच्छी तरह से समझ गए थे कि नेपाल में भारत विरोधी गतिविधियां अपने चरम पर हैं, जिसको जैसे मौका मिल रहा है वो भारत का नुकसान करने में लगा हुआ है। बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी है, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। और नेपाल में तो जो उल्लू शाख पर बैठा होता है वो उतर कर जड़ में जा घुसा है। नेपाल का तो भगवान ही मालिक है। कैमरामैन अजय कुमार के साथ अतुल अग्रवाल, नेपालगंज, समाचार प्लस। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कल की तरह आज भी कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ अमिताभ अग्निहोत्री जी, हमारे मैनेजिंग एडिटर तो हैं ही। इसके अलावा लखनऊ से अली अकबर साहब हैं, आप प्रदेश सचिव हैं समाजवादी पार्टी के। इसके अलावा यशपाल सिंह साहब हैं, आप पूर्व डीजीपी हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस उत्तर प्रदेश के। देहरादून आपको लेकर चलेंगे। विजय राघव पंत साहब हमारे साथ जुड़ेंगे, आप उत्तराखंड के पूर्व डीजीपी हैं। और कुछ देर बाद मुन्ना सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ेंगे, आप बीजेपी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक हैं प्रदेश स्तर में। आप सभी लोगों से एक एक करके मैं बातचीत करूंगा और ये समझने की कोशिश करूंगा कि भारत नेपाल जो फ्री बॉर्डर है ये फ्री रहे, रोटी बेटी के संबंध रहें, लेकिन सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सके। तो अभी तक आपने देखा कि सीमा पर नेपाल से कैसे नशीले पदार्थ, गोला बारूद, हथियार और नकली करेंसी हमारे देश में भेजी जा रही है, कैसे हमारी असली करेंसी को नेपाल के जरिए आतंक के आकाओं के हाथों में पहुंचाया जा रहा है और हमारी अर्थव्यवस्था में नकली नोट ठेले जा रहे हैं। आतंकी जब चाहें तब बड़ी आसानी से नेपाल की नागरिकता हासिल कर लेते हैं और फिर धड़ल्ले से भारत में दहशत का नंगा नाच करके फरार हो जाते हैं। आतंकियों का काम तब और आसान हो जाता है जब उन्हें अंतर्राष्ट्रीय रोमिंग वाले मोबाइल फोन की सिम कार्ड भी बेनामी तरीके से मिल जाती है। मामला चूंकि नागरिकता तक जा पहुंचा था, तो अब हमने सोचा कि अब बातचीत का साधन यानी मोबाइल फोन का सिम कार्ड भी खरीद लिया जाए। चूंकि मोबाइल सिम कार्ड खरीदने के लिए भी जरूरी दस्तावेजों की दरकार होती है, मगर हमारे पास कोई कागजात नहीं था। वैसे तो अगर हम भारतीय सरकारी दस्तावेज भी दिखा देते तो उनकी फोटोकॉपी जमा करवाकर हमें सिम कार्ड इश्यू हो सकता था,
मगर हम ऐसा करना नहीं चाहते थे। नेपालगंज के मुख्य बाजार स्थित 2 दुकानों में हमने सिम कार्ड मांगे और कहा कि हमारे पास कागजात नहीं हैं, तो हमें बैरंग लौटा दिया गया।